कॉलेज के बाद लोन लेकर मैंने इस गांव का इकलौता पंपिंग स्टेशन ले लिया। पूरे 8 साल तक मैंने अपना खून पसीना एक करके सिर्फ बेसिक बिजली के बिल पर लोगों की पूरी मदद की है, ताकि भयंकर सूखे में गांव वालों के खेत सूख ना जाएं। पर बदले में मेरे लालची चाचा ने ही मेरे खिलाफ भसड़ मचा दी और मुझे तगड़ा वाला धोखा दिया। उसने एक कंपनी के साथ मिलकर मुझ पर बिजली चोरी और पानी बेचने का एकदम झूठा इल्जाम लगा दिया है। अब वो मुझे पंप का पूरा कंट्रोल छोड़ने को कह रहे हैं। तो मैंने भी बिना सोचे समझे एक वेवर साइन कर दिया, अपना मेन मोटर निकाल लिया और सीधा शहर के बाहर जाके अपना खुद का ऑटोमेटेड इकोलॉजिकल फार्म एकदम चालू किया। 1 साल बाद जब भयंकर सूखा पड़ा तो उन गांव वालों की स्मार्ट वाटर बिल देखकर हवा टाइट हो गई और पहाड़ पर सूखे पेड़ों को देखकर उनको अपनी भयंकर गलती समझ आई। गुस्से में उन्होंने मेरे उस महान चाचा को जिंदा ही कीचड़ में गाड़ दिया। खैर, ये तो बाद की बात है। उस दिन मैंने अभी अभी अपने वाटर पंप का पूरा फिल्टर साफ ही किया था, तभी मेरा चाचा चिन मानसोंग, मेरे कजिन और कुछ सूट बूट वाले अजीब आदमियों के साथ सीधा पंपिंग स्टेशन के अंदर घुस आया। उनका एटीट्यूड देखकर मेरा माथा ठनका। अंदर आते ही चाचा ने अपनी भौएं सिकोड़ ली और बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड में मुझसे बोला कि ये किस तरह की कबाड़ मशीन लगा रखी है तूने, इसकी तो बहुत गंदी आवाज है। उसने मुझे चिढ़ाते हुए कहा, चिन येन, तू कितने सालों से इस घटिया पंप को घिस रहा है? इसका पानी तो किसी छोटे बच्चे के पेशाब जितना पतला आ रहा है, एकदम फालतू और 2 कौड़ी का। उसने आगे कहा, क्या तू जानबूझकर सबका पानी रोक रहा है? उसी वक्त वहां वांग आंटी अपनी खाली बाल्टियां लेकर लाइन में लगने आई थी। मुझे ये सब सुनकर बहुत गुस्सा आया था। ये फालतू की बात सुनकर आंटी ने तुरंत अपना डंडा नीचे रख दिया। मैंने शांत रहकर कहा, हमारा गांव बहुत ऊंचाई पर है, इस पुराने पंप के लिए इतना ऊपर पानी चढ़ाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैंने बोला, पूरे 8 साल हो गए हैं, मैं सबसे सिर्फ बेसिक बिजली का बिल ही लेता हूं, बस थोड़ा एडजस्ट कर लो। अब ज्यादा दिमाग का दही मत करो और जल्दी गेट खोलकर पानी दो। चाचा ने ताना मारा, तू कहता है सिर्फ बिजली का पैसा लेता है, तो मैंने पिछले महीने 60 रुपए क्यों भरे दोस्त? तू तो हम सबको तगड़ा चूना लगा रहा है ना? उसने मुझे उंगली दिखाते हुए कहा, हिम्मत है तो बोल कि तूने चोरी छुपे बगल वाले गांव को हमारा पानी नहीं बेचा। मैंने कहा, आपका खेत पहाड़ पर सबसे ज्यादा ऊंचाई पर है, वहां तक पानी को ऊपर खींचने में बहुत ज्यादा बिजली फूकती है। सारा हिसाब किताब दीवार पर चिपका हुआ है, क्या आप खुद अपनी आंखों से उसे पढ़कर नहीं समझ सकते? ओ डेढ़ शाणे, चाचा चिल्लाया, मुझे तेरे इन फर्जी खातों से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस इतना पता है कि तू गांव वालों का पैसा लूट रहा है। फिर उसने भीड़ से कहा, सब मेरी बात सुनो, ये शहर की ग्रीन सोर्स एग्रीकल्चर कंपनी के मैनेजर वांग हैं। उन्होंने वादा किया है कि अगर हम ये कबाड़ पंप उन्हें सौंप दें तो वो हमारी सारी मुश्किलें खत्म होंगी। अगर कंपनी पूरा मैनेजमेंट संभालेगी तो वो सबके लिए एकदम फ्री में नई स्मार्ट सिंचाई मशीन लगा देंगे। हम तुरंत आप सबको बिल्कुल फ्री में नए स्मार्ट सिस्टम से जोड़ देंगे। मैनेजर ने कहा, बिल्कुल मुफ्त, बिना एक पैसा लिए। ये बवाल सुनकर आसपास पानी भर रहे सारे बूढ़े लोग भी तमाशा देखने के लिए वहां आकर हमारी भीड़ में शामिल हो गए। मैनेजर ने गला साफ करके बड़े एटीट्यूड में कहा, गांव वालों, आज की खेती का मतलब ही एकदम सटीक सिंचाई करना है। तुम्हारा ये पुराना खटारा सिस्टम तो बहुत पहले ही कबाड़ बन जाना चाहिए था मेरे दोस्त। उसने कहा, हम इस पूरे कचरे को बिल्कुल नए और तगड़े उपकरणों से बदल देंगे, वो भी एकदम मुफ्त। फिर तुम लोग घर बैठे फोन से खेतों में पानी दे सकोगे। वांग आंटी, जो बस एक पल पहले तक मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी, फ्री अपग्रेड का नाम सुनते ही लालच में आ गई और अचानक उसने मुझसे अपनी नजरें ही पूरी तरह चुरा ली थी। मुफ्त की बात सुनकर बाकी गांव वाले भी आपस में खुसर फुसर करने लगे। उन्हें लगा कि ये फ्री अपग्रेड उनके लिए तगड़ी लॉटरी ही तो है। एक ने बोला, ये तो कतई बवाल है, वैसे भी चिनियन का पंप बहुत पुराना हो चुका है, कभी कभी तो उसमें बिजली ही कट जाती है। हमारा चाचा मानसोंग दुनिया घुमा हुआ तगड़ा इंसान है, वो पक्का पूरे गांव का ही भला सोच रहा होगा, वो हमारा बटाधार कभी नहीं करेगा। मैंने उन जाने पहचाने चेहरों की तरफ बड़े ध्यान से देखा जो बदल रहे थे। ये वही लोग थे जिनके खेत बचाने में आधी रात भारी बारिश में लाइनें ठीक करने दौड़ता था, और आज ये सब मुझे एकदम शक की नजर से घूर रहे हैं। मेरे भाई लोग, मैं उनके चेहरों पर उम्मीद और लालच साफ देख सकता था। मेरी तरफ देखते हुए उनकी आंखों में मुझे गुस्सा और नफरत ही साफ दिख रही थी। ये सब देखकर मेरे हाथ में पकड़ा हुआ रिंच धीरे धीरे एकदम ठंडा पड़ गया। अगले दिन सुबह सूरज निकलने से पहले ही जब मैं बिस्तर पर था, तभी अचानक गांव का लाउड स्पीकर जोर से बजने लगा था। मेरा वो नीच चाचा चिन मानसोंग माइक पे बहुत सीरियस होकर एक अनाउंसमेंट कर रहा था और सभी को मीटिंग के लिए हेडक्वार्टर बुला रहा था। मीटिंग का टॉपिक था, मेरी सीधी बेइज्जती करना यार, और नई टेक्नोलॉजी का खुले हाथों से स्वागत करना। जब मैं हेडक्वार्टर पहुंचा तो वहां का आंगन पहले से ही लोगों की भारी भीड़ से खचाखच भरा हुआ था और चाचा सीढ़ियों पर खड़ा था। उसके हाथ में बहुत सारे प्रिंटेड कागज थे। वो चिल्लाया, गांव वालों, पानी हमारे इस पूरे गांव की जान है, हम चिनयेन को इस पर ऐसे ही कब्जा नहीं करने दे सकते और हमें लूटने नहीं दे सकते। तभी गांव का मुखिया अपने हाथ पीछे बांधे मेरी तरफ चलकर आया और बोला, चिन येन, तूने देख लिया है कि लोग क्या चाहते हैं। अब हम सब खेती में मॉडर्न टेक्नोलॉजी ला रहे हैं, अब तुझे अपनी छोटी सोच से बाहर निकलकर थोड़ी बड़ी पिक्चर के बारे में भी सोचना ही पड़ेगा। मेरे प्यारे छोटे दोस्त, उसने खांसते हुए कहा, और तेरे चाचा ने कहा है कि अगर तू चाबियां नहीं देगा तो ग्रीन सोर्स कंपनी वाले अंदर नहीं आएंगे, उन्हें डर है कि तू उनका बहुत तगड़ा नुकसान कर सकता है। दोस्त, मैंने मुखिया से कहा, पूरे 8 साल जब भी कोई मशीन खराब हुई मैंने अपनी जेब से पार्ट्स खरीदे। जब पाइप लीक हुए तो मैं खुद उस ठंडे पानी में कूद गया था। भयंकर सर्दियों में मैंने अकेले ही सारी पाइपलाइन ठीक की। मैंने आज तक गांव से 1 पैसे की भी कोई सब्सिडी नहीं ली है, और आज तुम सब मिलकर मुझे ही यहां से बाहर निकालना चाहते हो, गद्दारों। मुखिया बोला, वक्त बदलता है यार, उनके पास एक बहुत बड़ी कंपनी की टेक्नोलॉजी है, तू यहाँ अकेले क्या कर रहा है? बस अपने दम पर फालतू चीजें कर रहा है। अब जो हो रहा है वो एकदम सही है, तू इतनी जिद मत कर। मैंने आंगन में खड़े उन सैकड़ों लोगों की तरफ देखा, एक भी बंदा मेरे हक में नहीं बोला था।
किसी ने मेरे लिए एक शब्द तक नहीं कहा, यहाँ तक कि वांग आंटी जो कल तक मेरी मेहनत की तारीफ कर रही थी, उसने भी बड़े एटीट्यूड में अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लिया ही था। इन सब दोगले लोगों ने मेरा दिल बुरी तरह तोड़ दिया था। मैंने रात भर जागकर जो वेवर और एसेट डिवीजन का एग्रीमेंट तैयार किया था उसे निकाला और पूरे गुस्से में उसे सीधा मुखिया की टेबल पर पटका। मैंने कहा, ठीक है, ये लो चाबियां। अगर तुम सबको लगता है कि मैं पैसे खा रहा हूं और वो नई कंपनी बहुत महान है तो इस कागज पर तुरंत अपने साइन करो और अपने अंगूठे के निशान लगाओ। आज के बाद से इस पूरे गांव की वाटर सप्लाई से मेरा कोई भी लेना देना बिल्कुल नहीं है। फ्यूचर में चाहे भयंकर सूखा पड़े या फिर बाढ़ ही आए, पानी का रेट ऊपर जाए या नीचे, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम सब अपना खुद देखना। तभी चाचा बोला, ठीक है ला, मैं साइन करता हूँ। ये मत सोचना कि तेरे बिना हम सब प्यासे मर जाएंगे। ये बोलकर उसने सबसे पहले अपना लाल अंगूठा उस पेपर पर ठोक दिया। फिर मेरा कजिन वांग आंटी और पूरा का पूरा गांव लाइन में लग गया। सबको डर था कि अगर वो थोड़ा लेट हुए तो उनका फ्री स्मार्ट अपग्रेड कहीं मिस ना हो जाए। सबने एकदम जल्दबाजी में अपने अपने साइन कर दिए। उन सारे पन्नों को लाल अंगूठों से पूरी तरह भरा देखकर मुझे बहुत शांति मिली। मेरे दिल पे रखा भारी पत्थर अचानक टूटकर गिर गया। एकदम रिलैक्स होकर मैंने वो एग्रीमेंट जेब में रखा और सीधा पंपिंग स्टेशन की तरफ मुड़कर वापस अंदर जाने लगा था। यार, मेरा चाचा और लोगों का पूरा झुंड मेरे पीछे पीछे ऐसे आ रहे थे जैसे वो किसी चोर पर नजर रख रहे हों। मैंने भी मजे में पंपिंग स्टेशन का वो भारी दरवाजा खोल दिया था। सबने एकदम जल्दबाजी में अपने साइन कर दिए। उन सारे पन्नों को लाल अंगूठों से पूरी तरह भरा हुआ देखकर मेरे दिल पर रखा हुआ भारी पत्थर अचानक से टूटकर गिर गया था। भाई, एकदम रिलैक्स होकर मैंने वो एग्रीमेंट अपनी जेब में रखा और सीधा पंपिंग स्टेशन की तरफ मुड़कर बड़े आराम से बिना किसी टेंशन के वापस अंदर जाने लगा था। मेरा चाचा और लोगों का पूरा झुंड मेरे पीछे ऐसे आ रहे थे जैसे वो किसी चोर पर नजर रख रहे हों। मैंने भी मजे में भारी दरवाजा खोल दिया था, अपना रिंच उठाया और सीधा मशीन रूम के सबसे अंदर वाले हिस्से में चला गया। वहां सबकी फटी हुई आंखों के सामने मैंने उस मशीन को पूरी तरह से खोलना एकदम शुरू कर दिया था। मेरे प्यारे दोस्त, मैंने मेन पंप से जुड़ा हुआ हाई प्रेशर पल्स जनरेटर निकाला। वो उस पुराने पंप का इकलौता ऐसा मेन पुर्जा था जो आज भी पहाड़ पे ऊपर तक पानी खींच सकता था। मेरे यार लोग, ओ जी, ये मेरी अपनी खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी जिसे मैंने उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा मोटा पैसा लगाकर अपने लिए खरीदा था, मेरे प्यारे बटाई। लेकिन इन गधों ने हमेशा इसे बस एक कबाड़ मोटर ही समझा था। मेरा कजिन इसे देखते ही घबरा गया और जोर से चिल्लाया, अरे बटाई, ध्यान से पीछे हटो। गांव वाले चिल्लाए, चिनयान सब तबाह कर देगा, इस साले को रोको। कोई भी इस नीच को हमारे गांव का माल लेकर यहाँ से भागने मत दो। कुछ छपरी गांव वाले तुरंत आगे आए और मेरा रास्ता रोक लिया। मैं हंसा और बैग से मोटर की रसीद और एग्रीमेंट निकाला जिस पर मैंने अभी साइन किया था। भाई, अपनी आंखें फाड़ कर ध्यान से देखो गधो, ये भारी मोटर मैंने खुद की मेहनत की कमाई से पूरे 80,000 देकर खरीदी है। मेरा अपना पैसा लगा है, इसमें कोई खैरात नहीं मिली। मुझे समझे क्या फट्टू लोग? रसीद पर साफ मेरा नाम लिखा है और जो एग्रीमेंट साइन हुआ है उसमें भी क्लियर है कि मैं अपनी खुद की प्रॉपर्टी वापस ले रहा हूँ। मैंने अपना सामान लिया है, किसी के बाप का नहीं। भाई, तुम्हारे बिल्डिंग और पाइपों का मैंने एक पेंच तक नहीं छुआ। ये सुनते ही वहां शमशान जैसी शांति फैल गई। माथा ठनका सबका और चाचा के तो तोते उड़ गए यार। चाचा का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया था, उनकी तो खटिया खड़ी हो गई। कागज पर पक्के सबूत देखकर उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। वो एकदम डम बन गए। जब तक मैंने उस पुरानी ग्रीस लगी मोटर को पंप हाउस बेस से निकाला तब तक मैं पसीने से पूरी तरह भीग चुका था, एकदम हार्ड। भले ही ये मशीन बाहर से खटारा दिख रही हो और इसका पेंट उखड़ा हो, लेकिन असली ओजी लोग जानते हैं कि ये पुराने जमाने की इंडस्ट्रियल ग्रेड की तगड़ी मोटर है। इसमें प्योर तांबे की कॉइल और हाई हॉर्स पावर है। सालों पहले हमारे गांव के सबसे ऊंचे खेत तक गहरी खाई से पानी खींचने के लिए मैंने खुद इसे खरीदा था। ये एकदम कड़क मशीन है दोस्त। 3 शहरों के कबाड़ बाजार में धक्के खाने के बाद पूरे 80,000 देकर मैं इस बवाल चीज को गांव लेकर आया था। ये मेरी असली कमाई है साला। पिछले 8 सालों में चाहे वोल्टेज कितना भी खराब रहा हो या फिर घंटों तक पानी खींचना हो, इस पुराने शेर ने मुझे कभी भी धोखा नहीं दिया और हमेशा मेरा पूरा साथ निभाया है। ये कतई जहर मशीन है मेरी। इस मोटर का वजन 400 पाउंड से ज्यादा है जिसे मैं अकेले बिल्कुल नहीं उठा सकता, इसलिए मुझे इसे लकड़ी के फट्टों पर खिसकाकर अपने पिकअप ट्रक में किसी तरह लोड करना पड़ा। वो खुरदरी रस्सी खींचते वक्त मेरे हाथों की हथेलियों को बुरी तरह काट रही थी। आंखों में पसीना जाने से भयंकर जलन हो रही थी। तभी मैंने नजर उठाकर बाहर की तरफ देखा कि वहां क्या तमाशा चल रहा है। बाहर पंप हाउस के बाहर की खुली जगह में कम से कम दर्जनों लोग तमाशा देखने के लिए जमा थे, जिनमें बूढ़ी वोंग और बूढ़ा वोंग जैसे कई जाने पहचाने चेहरे शामिल थे जो मुझे देख रहे थे। ये वही लोग थे जिनके पाइप मैंने आधी रात को मूसलाधार बारिश में भीग कर ठीक किए थे, और अब ये सब उस पुराने पेड़ की छांव में खड़े होकर मेरी फजीहत का पूरा मजा ले रहे थे। साले एकदम मतलबी लोग। वहां मौजूद किसी एक इंसान ने भी आगे आकर मेरी मदद नहीं की और ना ही रुकने को बोला। सब अपनी नाक बंद किए खड़े थे जैसे मेरी बदबू से वहीं मर ही जाएंगे नल्ले। उन्हें डर था कि कहीं उन पर मेरे इंजन ऑयल की बदबू ना आ जाए। उनकी आंखों में मेरे लिए नफरत साफ दिख रही थी। और तभी मेरा चचेरा भाई चिनलेई फुल भौकाल में वहां आया। चिनलेई अपना फोन पकड़कर लगातार मेरी वीडियो बना रहा था और मजे लेते हुए बोला, अरे ओ चिनयान, थोड़ा आराम से भाई, कहीं इस फालतू कबाड़ के चक्कर में तू अपनी कमर मत तोड़वा लेना। 1.5 शाने। चिनले, सब लोग ध्यान से देखो, ये हमारे गांव का पुराना पानी माफिया है जिसने पूरे 8 साल तक हमें इस टूटी फूटी खटारा मोटर के नाम पर बुरी तरह से चूना लगाया है। एकदम फ्रॉड। चिनले, इसमें से मशीन के गंदे तेल की भयानक बदबू आ रही है। अगर हमारे फलों के पेड़ों को इस भयंकर कचरे वाले पानी से सींचा जाएगा तो वो पेड़ कभी भी अच्छे कैसे हो सकते हैं भाई। चिनले, कोई हैरानी नहीं कि पिछले कुछ सालों से गांव के फल अच्छे दाम पर नहीं बिक रहे हैं। ये सब इसी भारी पनौती के कारण हो रहा था।
गांव वाले एकदम सही बात। मैन सॉन्ग तुम सही कह रहे हो, पक्का इस पानी में हैवी मेटल होगा, इसे तो बहुत पहले ही बदल देना चाहिए था, सत्यानाश कर दिया। गांव वाले, मैं इस पुरानी मशीन के शोर को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये दोपहर की नींद खराब कर देती है। उसे बोलो कि इसे जल्दी से दूर ले जाए, ये मेरी आंखों में बुरी तरह चुभ रही है। मेरे चाचा चिन मैन सॉन्ग अपने दोनों हाथ पीछे बांधे हुए भीड़ से ऐसे बाहर आए जैसे कोई बड़ा जनरल अभी अभी बहुत भयंकर जंग जीतकर वापस लौटा हो। उनका सीना एकदम चौड़ा था। उन्होंने आज खास तौर पर एक बिल्कुल नई शर्ट पहनी हुई थी और उनकी शर्ट की दोनों जेबें माल से एकदम ठसाठस भरी हुई बाहर को लटक रही थी। साला जेब में कई सिगरेट के पैकेट साफ दिख रहे थे। ग्रीन सोर्स एग्रीकल्चर वालों ने अपना प्रोडक्ट प्रमोट करने के लिए उन्हें घूस के रूप में ये तगड़ा बोनस दिया था। एकदम चाचा वालसी, वीडियो बनाना बंद कर और इस नल्ले को बोल के अपना ये सारा फालतू कबाड़ जल्दी से समेट ले और यहाँ से अपनी पतली गली से तुरंत निकल जाए, समझे कि नहीं? चाचा चिनयान, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं बन रहा हूँ, लेकिन तू एकदम अड़ियल है। तू आज के इस नए जमाने के साथ बिल्कुल भी नहीं चल सकता। चाचा कल ग्रीन सोर्स वाले शहर से एकदम एडवांस और स्मार्ट मशीनें ला रहे हैं जिनकी पंप बॉडी पूरी तरह स्टेनलेस स्टील की होगी, जो तेरा पूरा सिस्टम हैंग करके रख देंगी। नूब चाचा, उसमें डीप फिल्टर लगा होगा और उसका पानी तेरी इस सड़ी हुई मशीन से कहीं ज्यादा साफ और ताकतवर होगा, और तो और इसे एक बहुत बड़ी कंपनी खुद कंट्रोल करेगी। तेरा कबाड़ इसके सामने दो कौड़ी का भी नहीं। चाचा, पानी का बिल भी तेरी कीमत से सीधा आधा हो जाएगा। गांव वालों, अब से हम भी शहर वालों की तरह एकदम साफ पानी इस्तेमाल करेंगे, हमारी वाट नहीं लगेगी। चाचा, अब किसी को भी पानी का स्विच बंद करने के लिए सारी रात जागना नहीं पड़ेगा। अब ये सारा काम तुम्हारे फोन से चुटकियों में हो जाएगा और किसी का भी माथा नहीं ठनकेगा। अब चाचा, फोन पर बस एक टैप करो और खेतों में अपने आप पानी लग जाएगा। तुम्हें पता है इसे क्या कहते हैं? इसे एग्रीकल्चर IoT कहते हैं। अब हमारा गांव भी बहुत जल्दी अमीर बनने वाला है बच्चों। चाचा की ये मीठी हवाई बातें सुनकर गांव वालों के चेहरे पर भयंकर खुशी छा गई। उन्हें ऐसा लगने लगा था कि जैसे आने वाले सीजन में उनके फलों के पेड़ों पर फल नहीं बल्कि सीधा सोने के सिक्के लटकने वाले हैं। बेवकूफ! तभी एक छपड़ी लड़के ने मेरे पिकअप के टायर के सामने थूका और पूरी चौड़ में बोला कि जल्दी यहाँ से निकल और हमारा कीमती टाइम बर्बाद मत कर, मेरी खोपड़ी मत सटका। उस बड़ी कंपनी की कंस्ट्रक्शन गाड़ियां गांव के अंदर घुस रही थीं। मैंने अपने हाथों से मोटर की जंग झाड़ी और वहां खड़े उन सभी 1.5 शाणों को देखा। उन्हें देखकर मेरा दिल एकदम से बैठ गया था, क्योंकि हमारे गांव की कमेटी के ऑफिस में वो जिम्मेदारी छोड़ने वाला एग्रीमेंट कागज पर पक्के काले अक्षरों में पूरी तरह साइन होकर रखा हुआ था। मेरे भाई, मैं उनसे एकदम ठंडे दिमाग से सख्त आवाज में बोला कि आगे चलकर तुम लोग अमीर बनते हो या भिखारी, इससे चिनयान का अब कोई लेना देना नहीं है, और अपना दरवाजा खोला। मैंने तेजी से दरवाजा बंद किया और पूरी ताकत से रेस देकर अपने चाचा और उन मतलबी गांव वालों की गालियों को धुआं उड़ाते हुए बहुत पीछे छोड़ दिया। उस गरीब और एकदम पिछड़े गांव को पीछे छोड़ने के बाद मैंने अपनी गाड़ी सीधे शहर के बाहरी इलाके की तरफ भगाई। मुझे अपनी उस पुरानी इंडस्ट्रियल मोटर की असली कीमत बहुत अच्छे से पता थी। बाकी सब बेवकूफ लोगों के लिए वो सिर्फ लोहे का एक कबाड़ थी, लेकिन जो इंसान असली खेती बाड़ी समझता है उसके हाथों में जाकर वो पुरानी मोटर एक असली जादू ही साबित होती। मैंने पूरे 3 दिन शहर के बाहरी इलाकों की अच्छी तरह खाक छानी और आखिर में मेरी नजर 100 एकड़ की एक बहुत बड़ी बंजर और वीरान जमीन पर जाकर टिकी गई। उस 100 एकड़ जमीन का किराया एकदम कौड़ियों के भाव था और उसकी सिर्फ एक वजह थी कि वहां जमीन का पानी बहुत ही ज्यादा गहराई में मौजूद था, एकदम नीचे। भाई, वहां के आम घरों या खेतों वाले छोटे पंप उस गहराई से पानी बिल्कुल नहीं खींच सकते थे, और अगर वो थोड़ा बहुत खींच भी लेते तो पानी इतना कम आता कि उसका किसी को कोई फायदा नहीं होता। उस थोड़े पानी से 100 एकड़ जमीन की सिंचाई नामुमकिन थी। जिन भी लोगों ने पहले ये जमीन ली वो पानी का जुगाड़ नहीं कर पाए और अपना सब कुछ बुरी तरह हार गए। वो डरकर अपनी दुम दबाकर वहां से भाग गए थे, लेकिन मुझे इस बात का कोई खौफ नहीं था। जमीन किराए पर लेने के बाद मैंने सबसे पहले सिर्फ एक काम शुरू किया। मैंने तुरंत एक तगड़ी ड्रिलिंग टीम बुलाई और एक बहुत गहरा कुआं खुदवाया। फिर मैंने अपनी उस पुरानी ग्रीस लगी खतरनाक मोटर को पूरे भौकाल के साथ उसके बेस पर एकदम मजबूती से सेट करके रख दिया था। जैसे ही मैंने उसका पावर स्विच ऑन किया, वो मोटर एक खूंखार जानवर की तरह जोर से गूंज उठी, जैसे कोई जंगली बीस्ट अभी अभी अपनी गहरी नींद से बाहर जागा हो यार। और फिर जमीन की गहराई से एक जवान आदमी के हाथ जितना मोटा पानी का फवारा बाहर फूट पड़ा। अब मेरे पास बहुत सारा पानी था और मेरा सिस्टम एकदम सेट था। अब आगे का काम मेरे लिए बहुत आसान था, क्योंकि मेरे पास पूरे 8 साल का तगड़ा एक्सपीरियंस था और साथ में ये हाई पावर वाली एकदम धांसू सिंचाई मशीन भी मेरे पास आ चुकी थी ना। इस बहुत सस्ती और लाल मिट्टी वाली जमीन पर मैंने बहुत महंगी ऑर्गेनिक चेरी और बढ़िया अंगूर की खेती शुरू कर दी थी। अब ऐसा लग रहा था कि मेरी जिंदगी एकदम फास्ट फॉरवर्ड मोड में भाग रही है। दूसरी तरफ वो बेवकूफ गांव वाले अभी भी झूठे दिखावे और नयापन की खुशी में बुरी तरह पागल हो रहे थे। ग्रीन सोर्स ने एक नया पानी का पंप लगाया जो कि दिखने में सच में बहुत चमकीला सा था। वो पंप पूरी तरह से एक चमकदार स्टेनलेस स्टील की केसिंग में बंद था और उस पर स्मार्ट IoT का दिखावा करने वाले बहुत सारे रंग बिरंगे लेबल चिपकाए गए थे। उसमें एक बहुत बड़ी LCD टच स्क्रीन भी लगी हुई थी। वो मेरी पुरानी मशीन से देखने में 100 गुना ज्यादा शानदार और एकदम भौकाल वाला लग रहा था, इसमें कोई भी शक नहीं है। मेरे चाचा उस नई कंपनी को गाँव में लाए थे, इसलिए वो अचानक से पूरे गाँव के सबसे मशहूर आदमी बन गए थे। उनका रुतबा एकदम से बढ़ गया। लोकल आदमी को खुश रखने के लिए ग्रीन सोर्स कंपनी ने मेरे चाचा को सिर्फ एक बहुत मोटा कमीशन ही नहीं दिया, बल्कि उन्हें और भी काफी फायदे दिए। उस कंपनी ने गांव में पाइप बिछाने का पूरा काम भी चाचा को ही दे दिया। वो दिन मेरे चाचा और उनके परिवार के लिए एकदम मौज और पूरी तबाही वाले दिन बन गए। वो हर दिन हाथ में एक छोटा सा बैग लटकाए पूरे गांव में चौड़ से घूमते थे और खुद को किसी बहुत बड़े ठेकेदार से कम नहीं समझते थे।
पूरे गांव की जिंदगी का सौदा करके चाचा ने जो हराम का पैसा कमाया था उससे उन्होंने बहुत सारी लाल ईंटें और सीमेंट खरीद लिया ताकि वो अपना खुद का महल बना सकें। उन्होंने गांव के एकदम बीचों बीच सबसे अच्छी जगह पर अपने लिए एक शानदार 3 मंजिला विला बनाने की तैयारी शुरू कर दी थी, जिसमें एक बहुत बड़ी छत भी थी। गांव वाले हाथों में नली पकड़े एकदम भौकाल में खेतों में बिछी नई काली प्लास्टिक की उन पतली पाइपों को ऐसे टकटकी लगाकर देख रहे थे जैसे आज कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। जब मैंने उन पाइपों को दबाकर देखा तो वो इतनी घटिया क्वालिटी की थी कि तुरंत पिचक गईं। उनकी दीवारें तो एकदम कागज की तरह पतली और एकदम 2 कौड़ी की थी, लेकिन मेरे उस 1.5 शाणे चाचा का कहना था कि एकदम कड़क एरोस्पेस ग्रेड वाला पॉलीमर है और इसे देखकर हर कोई जल्दी से जल्दी अमीर बनने के बड़े बड़े सपने देखने लगा था। सबको लग रहा था कि अब शहर वालों की तरह उन्हें भी बिना मेहनत किए एकदम सस्ता और साफ पानी मिलेगा, जिससे उनकी पूरी टेंशन हमेशा खत्म होगी। लेकिन उन बेवकूफ़ों को इस बात की जरा भी भनक नहीं थी कि जिंदगी में मुफ्त दिखने वाली चीजों की कीमत पीछे से इतनी ज्यादा बढ़ा दी जाती है जिससे पूरा सत्यानाश हो जाए। उन सबका वो सुंदर सपना उसी मनहूस दिन टूट गया जब पानी का पहला बिल उनके सामने आया। मई का आखिरी महीना पेड़ों में फल आने का सबसे जरूरी समय होता है। उस समय पानी की मांग बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही थी। तभी ग्रीन सोर्स कंपनी का एक नल्ला कर्मचारी टेबल खिसकाकर पंचायत के आंगन में एकदम मजे से आकर बैठ गया था। उस हेडक्वार्टर में उनके बगल में एक क्यूआर कोड वाला बोर्ड लगा था जिस पर साफ तौर पर लिखा हुआ था कि सभी गांव वाले कृपया ध्यान दें, आप लोग जितनी जल्दी हो सके पंचायत में आकर इस महीने का अपना पूरा पानी का बिल चुका दें ताकि आपका नया स्मार्ट कार्ड एक्टिवेट हो सके और बाद में आपको कोई भी फालतू की झंझट ना झेलनी पड़े, ताकि बिना किसी रुकावट के खेतों में पानी जा सके। और ये खबर सुनते ही वो बूढ़ी वांग सबसे पहले दौड़कर अपना बिल जमा करने वहां पर पहुंच गई। उसने अपने हाथों में कुछ मुड़े हुए नोट एकदम कसकर पकड़े हुए थे और चेहरे पर ऐसी खुशी थी जैसे आज उसे कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। बूढ़ी वांग, अरे बेटा, मेरी वो जमीन पहाड़ी के ऊपर है जो कुल मिलाकर सिर्फ 2 एकड़ ही है। जब वो किन यान सारा काम संभालता था तो मैंने अपने दिमाग में हिसाब लगाया था। पूरे महीने का मेरा बिजली का बिल मुश्किल से बस 12 या 13 रुपए ही आता था, लेकिन तुम्हारे उस चचेरे भाई मानसोंग ने कहा था कि इस नए पानी का दाम पहले वाले से एकदम आधा रह जाएगा। ये लो, मैं अभी के लिए 10 रुपए जमा कर रही हूँ, इससे इस महीने का काम चल जाएगा ना। वहां पर जो लड़का पेमेंट ले रहा था वो छपरी था जिसने अपने बाल एकदम ब्लीच करा रखे थे। उस लुखे ने एक बार सिर उठाकर देखा तक नहीं और बस बेशर्मों की तरह अपना च्युइंगम चबाता ही जा रहा था। उसने चुपचाप उसका कार्ड लिया और मशीन पर स्वाइप कर दिया। फिर उस लड़के ने कुछ बटन दबाए और अचानक उस मशीन ने एक ऐसी लंबी रसीद बाहर फेंक दी जिसे देखकर लग रहा था कि करीब 3 फीट लंबी होगी। छपरी लड़का, वांग किन यान नाम है ना, तुम्हारा इस महीने का पूरा बिल आ गया है जो टोटल 248 युआन बना है। अब जल्दी से नकद पैसे दो या कोड स्कैन करो। अगर तुमने पूरा पैसा नहीं दिया तो कल से तुम्हारा पानी काट दिया जाएगा। ये कड़वी बात सुनते ही उस बेचारी औरत के चेहरे की मुस्कान एकदम से गायब हो गई। डर से उसके हाथ में पकड़े वो चंद नोट नीचे गिरने ही वाले थे। उसे लगा जैसे उसने शायद कुछ गलत सुन लिया है और उसके पैर बुरी तरह कांपे। वो बेचारी तो लगभग अपना बैलेंस ही खो चुकी थी और घबराकर बोली, कितना 240 के करीब बेटा, क्या तुम्हें पक्का यकीन है कि तुमने दशमलव एकदम सही जगह लगाया है? तुम लोग तो सरेआम हम गरीबों को लूट रहे हो। मेरी सिर्फ 2 एकड़ जमीन है और उसे एक बार पानी देने का खर्च ही सैकड़ों में आ रहा है। उस बूढ़ी औरत ने एकदम तेज आवाज में चिल्लाया और ये देखकर लाइन में खड़े सारे गांव वाले हक्के बक्के रह गए। तभी उस ब्लीच बाल वाले लड़के ने गुस्से से अपनी आंखें ऊपर की और सुपर इरिटेट होकर अपनी पेन से रसीद पर लिखे छोटे छोटे अक्षरों को दिखाने लगा और बोला, आंटी, अगर आप अनपढ़ हैं तो भी आपको थोड़ी बहुत तो समझदारी दिखानी ही चाहिए थी ना। सब कुछ यहाँ एकदम साफ साफ छपा हुआ है। सबसे पहली चीज को ध्यान से देखो, असल में पानी की बेसिक कीमत तो पहले से भी बहुत ज्यादा सस्ती रखी गई है, सिर्फ 1 युआन प्रति टन, जो कि उस यान वाले आदमी की फीस से कहीं ज्यादा सस्ता है। सही कहा ना? लेकिन देखो, ये कोई मामूली चीज नहीं बल्कि एक मॉडर्न स्मार्ट ग्रिड सिस्टम है, तो हम सिर्फ पानी की कीमत का हिसाब नहीं लगा सकते। अब दूसरी चीज देखो, स्मार्ट प्लेटफॉर्म नेटवर्क सर्विस की फीस, जो कि पूरे 30 युआन प्रति महीने के हिसाब से लगती ही है। तीसरी चीज है पाइप की टूट फूट और उसकी रेगुलर देखभाल का खर्च, जो 80 युआन हर महीने है। और फिर आखिर में चौथी सबसे जरूरी चीज पर ध्यान तो दो, क्योंकि तुम्हारा ये गांव एक पहाड़ पर बसा है, इसलिए पानी ऊपर चढ़ाने वाली बिजली का 60 युआन का अलग से मोटा खर्चा भी तुम सबको देना ही पड़ेगा। और फिर स्मार्ट वाटर मीटर के किराए की फीस और ट्रेस एलिमेंट मिलाने का चार्ज भी लगता है। जब तुम इन सभी चीजों को जोड़ोगी तो तुम्हारी फाइनल कीमत इतनी ही बनेगी। और मजे की बात तो यह है कि यह हमारी कंपनी की तरफ से दी गई छूट के बाद का दाम है। क्या ज्यादा लग रहा है? तो फिर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पर साइन ही नहीं करना चाहिए था। अगर तुम्हें ये पानी इतना ही महंगा लग रहा है तो पतली गली से निकल लो। तुम्हारे खेतों में नल लगे हैं, किसी ने तुम्हें विदेशी मशीनें इस्तेमाल करने के लिए कभी मजबूर नहीं किया था, समझी क्या? मुझे लगा कि उस लड़के की वो कड़वी बातें पूरे गांव वालों के मुंह पर किसी जोरदार तमाचे की तरह लगी और ये बुरी खबर पूरे गांव में जंगल की आग की तरह तेजी से फैल ही गई। सभी लोगों का तो एकदम फ्यूज ही उड़ गया था। पहले जब मैं वहां इंचार्ज था तो मैंने खुद मोटर खरीदी थी और पाइप भी सही किए हुए थे। मैं उन बेचारों से सिर्फ पानी पंप करने की बिजली का ही पैसा लेता था। मैंने कभी भी गलती से एक भी फालतू का चार्ज नहीं लगाया हुआ था। लेकिन अब ये ग्रीन सोर्स कंपनी राजधानी की चालाकी दिखाते हुए आइटम के हिसाब से बिलिंग कर रही है और छुपकर अपनी मर्जी से सारे सर्विस चार्ज जोड़कर इन गरीबों का खून चूसने का पूरा तगड़ा गेम बजा रही है। भाई साहब, जब तुम इस पूरे खर्च का हिसाब लगाओगे तो उसी 1 एकड़ की सिंचाई का दाम पहले के मुकाबले दर्जनों गुना ज्यादा बढ़ चुका ही है। न केवल इस बात से गांव में बवाल मच गया, बल्कि गांव वाले गुस्से से पागल हो गए और जो औरतें बाजार में 1-1 पैसे के लिए लड़ती रहती ही थीं, सब्जी वालों से मोलभाव करती थीं,
उनका तो आज दिल ही टूट गया और सैकड़ों लोग गुस्से में आकर गांव के बीचों बीच एकदम जमा हो गए थे और उन्होंने मेरे उस नल्ले चाचा चीन मुनसोंग की उस छोटी सी बिल्डिंग को चारों तरफ से घेर लिया, जिसका काम अभी भी पूरी तरह से अधूरा पड़ा हुआ ही था। वो चिल्लाए, चीन मुनसोंग बाहर निकल नीच इंसान, और आकर हमें जवाब दे। क्या तूने ये नहीं कहा था कि इस पानी की कीमत पहले से एकदम आधी ही होगी? लेकिन अब तो खेतों में पानी डालने का खर्चा चावल खरीदने से भी ज्यादा है। क्या तू हमारे पैसे लूटने के लिए उस कंपनी से मिला हुआ ही है? मैंने देखा कि मेरा वो 1.5 शाना चाचा मुनसोंग अपनी दूसरी मंजिल की बड़ी सी बालकनी में खड़ा था और नीचे भड़की हुई भीड़ को देखकर उसने जल्दी से अपने कपड़े एकदम अच्छे तरीके से ठीक कर लिए और एकदम भौकाल दिखाते हुए बाहर निकल आया। हालांकि अंदर से उसकी भी हवा टाइट थी, क्योंकि उसे भी उस नीच कंपनी के इस कमीने चार्जिंग प्लान के बारे में अभी अभी ही अच्छे से पता चला हुआ था। लेकिन उसने $50,000 की रिश्वत ली थी, इसलिए अब उसे मजबूरी में झूठ बोलते रहना था। वो बोला, तुम लोग बिना बात के इतना बवाल क्यों मचा रहे हो? तुम सबके सब इतने छोटी सोच वाले क्यों हो? ये राज्य की एक बहुत बड़ी कंपनी है और उनके वो एकदम कड़क स्टेनलेस स्टील वाले वाटर पंप हैं और खेतों में बिछाई गई वो सारी पाइपें। क्या तुम्हें पता है कि उन्होंने शुरुआत में कितना पैसा लगाया है? क्या उन्हें अपनी लागत वापस निकालने का हक नहीं है? तुम लोगों का ध्यान सिर्फ इन पानी के बिलों पर ही क्यों अटका है? उन्होंने पानी में न्यूट्रिएंट्स डाले हैं और ये एकदम हाईटेक फिल्ट्रेशन प्रोसेस से होकर ही गुजरता तो है। इसी को तो असली इन्वेस्टमेंट कहते हैं। माना कि तुम अभी पानी पर कुछ 100 रुपए ज्यादा खर्च कर रहे हो, लेकिन जब पतझड़ आएगा तो तुम्हारे फल भी बहुत बड़े होंगे और ज्यादा चमकदार होंगे। फिर जब तुम इन्हें शहर के बड़े सुपरमार्केट में बेचोगे तो तुम्हें हर पाउंड पर 3 से 5 रुपए का ज्यादा और कड़क मुनाफा ही मिलेगा। उस समय ये पानी का बिल कौन देखेगा? तुम लोग अपनी पूरी लागत का कई गुना वापस कमा लोगे और वो भी सीधे 10 या 15 गुना ज्यादा पैसा होगा। अगर तुम अभी पानी देने में कंजूसी करते हो और तुम्हारे फल अखरोट के आकार के रह जाते हैं तो ये कबाड़ा सिर्फ तुम्हारी अपनी छोटी सोच की वजह से ही होगा। मुझे समझ आ रहा था कि गांव वाले चाचा की उन आधी सच्ची और आधी झूठी बातों में आ गए थे। अंदर ही अंदर सबका दिल कट गया था। लेकिन जब वो खेतों में पहले से बिछी हुई उन पाइपों को देखते और अपने साइन किए हुए कॉन्ट्रैक्ट के बारे में सोचते तो उन्हें समझ आता कि अब पीछे हटने का रास्ता नहीं है। आखिरकार मैंने भी तो वो पुराना पानी का पंप हटा दिया था और कंपनी ने कुएं को पूरी तरह से सील कर दिया था। कोई चारा नहीं था तो उन बेचारों को बस खून का घूंट पीकर सब सहना ही था। पैसे बचाने के लिए पूरे गांव वाले पाई पाई का हिसाब करने लगे थे और जिस पानी से उन्हें जमीन को अच्छे से भिगोना चाहिए था, अब वो उसे बस 10 मिनट के लिए चलाने की हिम्मत करते थे। बस इतना चलाते थे कि मिट्टी थोड़ी सी गीली हो जाए और फिर तुरंत काट निकाल लेते थे। पहले वो हर 10 दिन में पानी देते थे, लेकिन अब उस गैप को खींचकर आधा महीना कर दिया था। लोचा है। कभी कभी तो पूरे 20 दिन भी लगा देते थे और फलों के पेड़ झूठ नहीं बोलते, बिना पूरे पानी के वो पत्ते जो पहले एकदम हरे भरे हुआ करते थे अब उनके किनारे पीले पड़ने लगे थे। वाट लग गई। सूखी हुई डालियों पर लगे वो छोटे फल बस एक सिक्के के आकार तक बढ़ते और वहीं रुक जाते थे। इस वजह से पूरा गांव एकदम उदास और टेंशन भरे माहौल में डूब गया था। सत्यानाश हुआ। अब वो सब बस अपने दिलों में चुपचाप भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि इस साल कुछ अच्छी बारिश हो जाए ताकि वो आसमान छूते हुए उस जानलेवा पानी के बिल से खुद को बचा सकें। लेकिन उन बेचारों को ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि कुदरत किसी का पक्ष नहीं लेती और सदी का सबसे भयंकर सूखा जो पूरे गांव को दिवालिया करने के लिए काफी था, उनके एकदम करीब आ रहा था। जुलाई के बीच में उस सदी का सबसे खतरनाक गर्मी का सूखा लगातार 45 दिनों से चल रहा था और आसमान से बारिश की एक बूंद तक नीचे नहीं गिरी थी। माथा ठनका। मैंने देखा जिंगजी गांव की वो नदी जहां सब कपड़े धोते थे वो 15 दिन पहले ही एकदम सूख गई और वहां सिर्फ फटी हुई बंजर जमीन का कबाड़ा बचा था। मेरे लिए ये पनौती। वहां मछलियों की लाशें पड़ी थीं और इस टाइम पेड़ों पर फल आते हैं जिनको बिना पानी के एक दिन भी जिंदा रखना बहुत बड़ा लोचा है। ये देखकर मेरा दिमाग दही हो गया था। ग्रीन सोर्स वालों ने खून चूसने वाले कड़क रेट लगा रखे थे, इसलिए डर के मारे किसी भी चवन्नी छाप गांव वाले की खुलेआम पैसे देने की हिम्मत नहीं हो रही थी। सबसे पहले पहाड़ी वाली बुढ़िया वांग का बगीचा वाट लग गया। उसके 2 एकड़ के सेब के पेड़ ही उसके परिवार के जीने का इकलौता सहारा थे। अब उसका पूरा सिस्टम हैंग हो चुका था। मुझे दिखा कि पेड़ों के सारे पत्ते पीले पड़कर मुड़ने लगे थे और अगर मैं उनको हल्के से भी दबाता तो वो एकदम भसड़ मचकर मिट्टी की तरह चूरा बन जाते थे। हरे फल जिनको अब तक बड़ा होना चाहिए था वो एकदम सिकुड़कर ऐसे कचरा लग रहे थे जैसे किसी पुरानी छाल के अंदर बेकार सूखा बीज फंसा हो। वो फल हल्का सा छूते ही टूटकर नीचे गिर रहे थे। मैंने देखा कि बुढ़िया वांग उस तपती जमीन पर एकदम जोर से बैठ गई और माथा पीटकर जोर जोर से रोने लगी। वांग, ये क्या सत्यानाश हो गया? मेरा तो सब कुछ तबाह हो गया। हे भगवान, क्या तूने हमें तड़पाकर मारने का कोई नया एकदम खूंखार और घटिया प्लान बनाया है? वांग, यही मेरे बूढ़े पति के पूरे साल के डायलिसिस का पैसा था और इसी से मेरे पोते की शहर वाले बड़े स्कूल की फीस जानी थी। भाई मेरी तो एकदम खटिया खड़ी हो गई। वांग, मैंने खाद के लिए बैंक से 20,000 युआन का कर्ज ले रखा है। मेरी किस्मत ही खराब है। मुझे चारों तरफ से तगड़ा चूना लगा है। अगर पानी नहीं मिला और पेड़ सूखे तो मेरे परिवार को फांसी लगानी पड़ेगी। मुझे लगा बुढ़िया वांग का ये रोना एक कलाम था जिसने पूरे गांव की बची कुची हिम्मत की भी धज्जियां उड़ा दी। मैं समझ गया था कि अब लोगों का फ्यूज उड़ने वाला है। तभी मैंने सुना गांव के गेट पर खड़ा कोई पट्टू बंदा अपनी फटी हुई आवाज में जोर से चिल्लाया, आदमी भाड़ में जाए सब कुछ, चाहे जो भी बवाल हो जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, चुपचाप पानी का बिल भर दो।
भाई हमें सबसे पहले अपने इन पेड़ों की जान बचानी है। मैंने देखा कि गांव के सैकड़ों परिवार पागलों की तरह लाल आंखें किए अपने बगीचों की तरफ भागे। उन्होंने वो स्मार्ट कार्ड निकाले जिनको वो कभी तगड़ी टेक्नोलॉजी मानकर फुल भौकाल दिखाते थे। उनके कांपते हाथों ने कार्ड रीडर पर कार्ड लगाए और उन सूखी पहाड़ियों पर लगातार कार्ड स्वाइप होने की आवाजें ऐसे गूंजी जैसे किसी का गेम बजने वाला हो। मैंने देखा कि उन गांव वालों ने पागलों की तरह एक साथ सैकड़ों वॉल्व को फुल स्पीड में खोल दिया था, जैसे आज ही पूरी दुनिया का सारा पानी निकाल लेंगे। हर कोई जमीन में दबी उस पतली काले रंग की प्लास्टिक वाली पाइप को घूर रहा था और उस महंगे और कीमती पानी के बाहर आने का एकदम बेसब्री से इंतजार कर रहा था कि कब चमत्कार होगा। लेकिन साला पाइप से हवा की कुछ अजीब सी गड़गड़ाहट वाली आवाजें ही बाहर आईं। ऐसा लगा जैसे कोई पाइप के अंदर बैठकर मेरी बेइज्जती कर रहा हो। उसके बाद पाइप ने बड़ी मुश्किल से 2 घूंट पीला गंदा पानी उगला जिसमें मिट्टी मिली हुई थी, और फिर वो एकदम से शांत हो गया जैसे उसकी सांस ही उखड़ गई हो। उसके अंदर से पानी की एक बूंद भी नहीं निकली। भीड़ में से कोई चिल्लाया, अरे ये क्या कचरा हो रहा है, पानी कहाँ गायब हो गया? आदमी, मैंने अभी अपने कार्ड में 800 युआन डाले हैं लेकिन मेरे पाइप में तो बिल्कुल प्रेशर नहीं है, साला हवा का एक झोंका तक नहीं आ रहा। मैंने देखा गांव वाले तवे पर चींटियों की तरह तड़प रहे थे। उन्होंने पाइप फेंके और पागलों की तरह मेन पंप हाउस की तरफ तेजी से भागे। वो सब एकदम खौफ में पहाड़ से नीचे मेन पंपिंग स्टेशन की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन स्टेशन के पास पहुंचने से पहले ही मुझे एक बहुत तेज जलने वाली बदबू आने लगी थी। ये पूरी तरह से जले हुए तारों की एकदम घटिया और सड़ी हुई बदबू थी। और उस नए बने हुए सुंदर पंप हाउस के अंदर वो चमकदार एल्यूमिनियम वाला नया और शानदार वाटर पंप रखा हुआ था जो ग्रीन सोर्स वालों ने दिया था। अब उस मशीन के अंदर से एक बहुत ही दबी दबी सी अजीब सी भनभनाने वाली आवाज बाहर आ रही थी। वो पूरी मशीन इतनी ज्यादा गर्म हो चुकी थी कि मुझे उसके अंदर से निकलती हुई भयंकर वाली गर्मी बाहर दूर खड़े होकर भी एकदम साफ महसूस हो रही थी। जब मैं वहां का मेन बॉस था तब उस पुरानी इंडस्ट्रियल वाली तगड़ी मोटर जिसमें एकदम शुद्ध तांबे की वायरिंग थी, उसका असली हॉर्स पावर और टॉर्क इतना ज्यादा कड़क था कि वो सिस्टम फाड़ देता था। भले ही गांव के सैकड़ों एकड़ खेतों में एक साथ पानी चल रहा हो, फिर भी वो बीस्ट मोटर बिना थके जमीन के गहरे पानी को खींचकर पहाड़ की चोटी तक बहुत ही आराम से पहुंचा देती थी। लेकिन पैसे बचाने और मोटा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में ग्रीन सोर्स वाले जो ये हाईटेक वाटर पंप लेकर आए हैं वो असल में सिर्फ 1-2 कौड़ी का और एकदम सस्ता सा घटिया कबाड़ है। ये सिर्फ अलग अलग पुर्जे जोड़कर बनाया गया कूड़ा है जिसकी पावर को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया है ताकि हम जैसे सीधे लोगों को बेवकूफ बनाया जा सके। ये मुश्किल से एक बार में 10-12 घरों की सिंचाई ही संभाल सकता था, और अब जब इन गाँव वालों ने एक साथ सैकड़ों वॉल्व खोल दिए हैं तो इस मशीन की एकदम से बैंड बज गई है। पाइप का सारा प्रेशर जीरो हो गया और ये नकली मोटर बहुत भयंकर ओवरलोड होकर चीख रही है। तभी मैं चिल्लाया कि जल्दी करो, जाकर मेन स्विच बंद कर दो वरना सब जलकर खाक हो जाएगा। मैं पागलों की तरह चीखा, पावर काट दो भाई, जल्दी पावर काट दो, ये फटने वाला। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मेरी हवा टाइट थी। पंप हाउस के अंदर से एक बहुत ही जोरदार धमाका हुआ और उसके तुरंत बाद मैंने देखा कि काले धुएं के बीच से चमकीली नीली चिंगारियां फूटकर बाहर निकल रही थीं, जिसने मेरा दिमाग ही हिला दिया। जिस एडवांस मशीन की वो चचा चीन मोनसोंग आसमान छूने वाली तारीफ करते थे वो तो फट गई, और उसके साथ ही गांव के सैकड़ों परिवारों की उम्मीदें भी बुरी तरह से टूटकर चकनाचूर हो गईं। अगली सुबह जब सूरज निकला तो मैंने देखा कि ग्रीन सोर्स कंपनी का वो रीजनल मैनेजर वांग अपनी गाड़ी से फुल टशन में हमारे गांव के अंदर आया। वो अपनी एकदम चमचमाती हुई नई काली मैगोटन कार धीरे धीरे चला रहा था। उसने बाहर आकर उस जली हुई वाटर पंप के कचरे के ढेर पर अपने चमकदार जूतों से एकदम मजे में लात मारी, और अंकल चीन मोनसोंग तो उस आदमी का ऐसे स्वागत कर रहे थे जैसे वो उनका कोई सगा बाप हो। ये देखकर मुझे उन पर बहुत हंसी आई। चीन, अरे मैनेजर वांग, आप आखिरकार आ ही गए। ये कबाड़ मशीन कल अचानक से फट गई और अब तो इसमें से एक बूंद पानी भी बाहर नहीं निकल रहा है। ये तगड़ा लोचा है। चीन, इस सूखे में हमारे पेड़ों के फल अब और इंतजार नहीं कर सकते। प्लीज कंपनी वालों से बोलकर किसी अच्छी इंजीनियरिंग टीम को हमारे पास भेज दो चीन, ताकि वो हमारे लिए एक नई मशीन लाकर बदल दें। इस पर वांग बोला, नई मशीन बदलें? अबे चीन मोनसोंग, क्या तेरा दिमाग सटक गया है या तू पागल हो गया है? वांग, तुम सारे गधों को खुद ही वो इंस्ट्रक्शन मैनुअल ध्यान से पढ़ लेना चाहिए था। जब कंपनी ने तुम्हें कार्ड दिए थे तो हमने तुम्हें 1000 बार समझाया था कि इस तरह की एकदम नाजुक मशीन को वांग एक साथ बिल्कुल भी ओवरलोड नहीं कर सकते। ये नियमों को बुरी तरह से तोड़ने वाला काम है और इसे तुम लोगों की जानबूझकर की गई एक बहुत ही नीच और घटिया हरकत माना जाएगा, समझे? वांग, वो 1 लाख से ज्यादा का एकदम तगड़ा और स्मार्ट उपकरण था जिसे तुम जैसे चवन्नी छाप गांव वालों ने पूरी तरह से बर्बाद करके रख दिया। वांग, और अब तुम सब लोग चाहते हो कि कंपनी इसे फ्री में बदल दे। क्या हम यहाँ कोई खैरात बांट रहे हैं? ये सुनते ही गांव वालों का खून खौल गया और उनकी एकदम खोपड़ी सटक गई। भीड़ चिल्लाई, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि हमने इसे तोड़ा है? सूखे के टाइम में सबको पानी चाहिए था और चीन यान की उस पुरानी मशीन को भीड़ सैकड़ों परिवारों ने एक साथ इस्तेमाल किया था और वो कभी नहीं टूटी। तुम्हारी ये मशीन साफ तौर पर कोई सस्ता और 2 कौड़ी का रद्दी माल है जिससे सिर्फ कबाड़ा होता है। भीड़, हमने तुम्हें मेंटेनेंस के लिए इतने सारे पैसे दिए और अब ये मशीन खराब हो गई, तुम इसे ठीक क्यों नहीं करोगे? वांग बोला, चुप हो जाओ, फालतू की बात मत करो। वांग, तुम लोग मुझसे कानून की बात करना चाहते हो, ठीक है, हम कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से चलेंगे। तुम गधों ने खुद ही इस महंगी मशीन के साथ पंगे लिए और इसे तोड़ दिया। वांग, क्या तुम लोगों को वापस पानी चाहिए तो ठीक है, पहले गांव के हर घर को इस कबाड़ पंप की कीमत के पैसे अपनी जेब से भरने होंगे। सुन लो नल्लो वांग, और नया पंप खरीदने और लगाने का खर्चा भी तुम्हें ही देना होगा, जो टोटल 3 लाख है। दूसरा, ताकि तुम चिरकुट लोग फिर से रायता ना फैला सको और नुकसान ना हो। वांग, इसलिए कंपनी के पैसे बचाने के लिए इस पूरे साल के बचे हुए महीनों का पानी का बिल तुम्हें एडवांस में ही पूरा भरना पड़ेगा।
वांग और उसके साथ पाइपलाइन का मेंटेनेंस और इस नेटवर्क प्लेटफॉर्म की सर्विस का पूरा खर्चा जो टोटल 2 लाख होता है, ये सब तुम्हें पहले ही जमा करना होगा, तभी तुम्हें तुम्हारा पानी मिलेगा।